हेलो एंड वेलकम टू KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। देश और दुनिया की वो खबरें जो आपके एग्जाम की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं। मैरी क्रिसमस। आप सभी को टीम KSG इंडिया की तरफ से क्रिसमस फेस्टिवल के मौके पर ढेरों शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्रिसमस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। किस वजह से 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, आइए जानते हैं इतिहास। क्रिसमस का पर्व ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व है। भारत में भी यह पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस दिन को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे के तौर पर मनाती है। 24 दिसंबर की शाम से इस त्योहार का जश्न शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है? ईसाई समुदाय के लोग इसे यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में ईसाई समुदाय के लोग यीशु यानी ईसा मसीह के जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे, लेकिन 4वीं शताब्दी के आते आते उनके जन्मदिन को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। इस वजह से मनाया जाता है क्रिसमस, ये जानते हैं। हुआ यूं कि यूरोप में गैर ईसाई समुदाय के लोग सूर्य के उत्तरायण के मौके पर एक बड़ा त्योहार मनाते थे। इनमें प्रमुख था 25 दिसंबर को सूर्य के उत्तरायण होने का त्योहार। इस तारीख से दिन के लंबा होना शुरू होने की वजह से इसे सूर्य देवता के पुनर्जन्म का दिन माना जाता था। माना जाता है कि इसी वजह से ईसाई समुदाय के लोगों ने इस दिन को यीशु के जन्म दिवस के त्योहार क्रिसमस के तौर पर चुना। क्रिसमस से पहले ईस्टर ईसाई समुदाय के लोगों का प्रमुख त्योहार था। क्रिसमस को खास बनाती हैं उससे जुड़ी कुछ परंपराएं। इनमें एक नाम है सेंट निकोलस का, जिनका जन्म ईसा मसीह की मृत्यु के लगभग 280 साल बाद मायरा में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। उन्हें लोगों की मदद करना बेहद पसंद था। यही वजह है कि वो यीशु के जन्म दिवस के मौके पर रात के अंधेरे में बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। इस वजह से बच्चे आज भी अपने सैंटा का इंतजार करते हैं। क्रिसमस ट्री का भी महत्व है। अहम परंपरा क्रिसमस ट्री की है। यीशु के जन्म के मौके पर एक फर के पेड़ को सजाया गया था, जिसे बाद में क्रिसमस ट्री कहा जाने लगा। इसके अलावा एक और परंपरा कार्ड देने की है। इस दिन लोग एक कार्ड के जरिए अपनों को शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें कि पहला क्रिसमस कार्ड साल 1842 में विलियम एंग्ले ने भेजा था। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। टैक्स आर्बिट्रेशन केस की बात करते हैं, जहां केयर्न्स के खिलाफ भी केस भारत हार चुका है। केयर्न्स एनर्जी PLC ने 23 दिसंबर 2020 को कहा कि इट हैज वॉन द आर्बिट्रेशन अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट ओवर अ टैक्स डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम डिमांड ऑफ $1.2 billion from the tax department on listing of Indian operations back in 2007. The oil major said that the tribunal had announced the award unanimously, following which the Indian government will have to pay the UK-based company damages of $1.2 billion and interest. इस खबर से जुड़े कुछ और important facts हैं, उनको देखते हैं। केयर्न्स ने कहा, ट्रिब्यूनल ने आम सहमति से फैसला सुनाया है कि भारत ने यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत केयर्न्स के प्रति अपने ऑब्लिगेशंस का उल्लंघन किया है और उसे 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना और ब्याज लागत चुकानी होगी। सरकार के लिए पिछले 3 महीने में यह दूसरा झटका है। इससे पहले सितंबर में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने वोडाफोन समूह पर भारत द्वारा पूर्व प्रभाव से लगाए गए कर के खिलाफ फैसला सुनाया था। India is yet to challenge the arbitration award in the case of Cairn Energy. The government can challenge the award as well. Cairn's claim was brought under the terms of the UK-India Bilateral Investment Treaty. The legal seat of the tribunal was the Netherlands, and the proceedings were under the registry of the Permanent Court of Arbitration. Cairn Energy ने 2006 में समूह के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 10,247 करोड़ रुपए की मांग के खिलाफ 2015 में विवाद दायर किया था। तब इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि केयर्न्स एनर्जी की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी केयर्न्स यूके होल्डिंग्स ने केयर्न्स इंडिया की सार्वजनिक लिस्टिंग से पहले 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का कैपिटल गेन कमाया था। 2011 में केयर्न्स इंडिया की 9.8% हिस्सेदारी छोड़कर बाकी वेदांता ग्रुप को बेच दिया गया था। बची हुई हिस्सेदारी की बिक्री पर इनकम टैक्स विभाग ने रोक लगा दी थी और केयर्न्स इंडिया द्वारा केयर्न्स एनर्जी को डिविडेंड पेमेंट भी फ्रीज कर दिया गया था। डिफेंस से जुड़ी खबर की बात करते हैं। ओडिशा में हुआ नई मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने 23 दिसंबर 2020 को ओडिशा तट से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। द मिसाइल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अ हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट which was mimicking an aircraft with a direct hit.
भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने MRSAM का निर्माण किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना में इसको शामिल करने से रक्षा बलों की लड़ाकू क्षमता में और बढ़ोतरी होगी। MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम शामिल है। अगली खबर का रुख करते हैं। लॉन्च हुआ देसी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स, गूगल ड्राइव को देगा टक्कर। एक और जहां गूगल अपने स्टोरेज को लेकर लोगों से पैसे लेने की प्लानिंग में है, वहीं दूसरी ओर अब देसी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के भी लॉन्चिंग की शुरुआत हो गई है। देश में डिजीबॉक्स नाम की एक देसी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि गूगल ड्राइव का अल्टरनेटिव है। इसमें रेगुलर और बिजनेसेस दोनों के लिए किफायती डेटा स्टोरेज प्लान मुहैया कराए जा रहे हैं। डिजीबॉक्स को नीति आयोग ने लॉन्च किया है और इनका दावा है कि इस पर सेव किया गया डाटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होगा और इंडिया के सर्वर पर सेव किया जाएगा। डिजीबॉक्स के फीचर्स की बात करते हैं। डिजीबॉक्स को यूजर्स एंड्रॉइड और iOS डिवाइस के साथ वेब के जरिए पीसी पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एक खास सर्विस ये है कि आप बिना अकाउंट क्रिएट किए ही फाइल्स को शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजीबॉक्स के इस फीचर का नाम इंस्टा शेयर है और आप इससे अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर 2 GB तक का कंटेंट शेयर कर सकते हैं। इसमें एक लिंक जनरेट हो जाएगा जिसको आप साझा कर सकते हैं और सामने वाला उस लिंक को ओपन कर कंटेंट डाउनलोड कर सकता है। कंपनी ने बताया है कि वो 45 दिनों तक इस फाइल को स्टोर करके रखती है। इसके बाद ये लिंक इनवैलिड हो जाएगा और कंटेंट डिलीट हो जाएगा। कीमत की बात करें तो कोई भी डिजीबॉक्स पर फ्री में अकाउंट क्रिएट कर 20 GB का फ्री स्टोरेज पा सकता है। हालांकि इसमें एक फाइल की साइज लिमिट मैक्सिमम 2 GB तक की ही हो सकती है। इसके अलावा 30 रुपए देकर यूजर 5 TB का स्टोरेज पा सकते हैं, जिसमें 10 GB तक की फाइल अपलोड की जा सकती है। बिजनेस की बात करें तो 999 रुपए देकर 50 TB का स्टोरेज स्पेस पाया जा सकता है, जिसे 500 यूजर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी इंडिविजुअल फाइल का साइज भी 10 GB तक का ही हो सकता है। इसके अलावा इसमें जीमेल का भी इंटीग्रेशन मिलता है। अगली खबर की बात करते हैं। डीटीएच को राहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीटीएच सेवा दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे कारोबार में सहूलियत हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर 2020 को डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी। आइए समझते हैं इस डिसीजन के फीचर्स क्या क्या हैं। इन संशोधनों के बाद डीटीएच के लिए लाइसेंस 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे। वर्तमान में इसकी अवधि 10 साल की है। License fee has been revised from 10% of GR to 8% of AGR. AGR will be calculated by deduction of GST from GR. लाइसेंस फी वर्तमान में एनुअल बेसिस पर क्वार्टरली बेसिस पर कलेक्ट की जाएगी। डीटीएच ऑपरेटर्स को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5% के संचालन की अनुमति दी जाएगी। A one-time non-refundable registration fee of ₹10,000 per PS channel shall be charged from a DTH operator. Sharing of infrastructure between DTH operators willing to share DTH platforms and transport streams of TV channels on a voluntary basis will be allowed. Distributors of TV channels will be permitted to share the common hardware for their subscriber management system, that is SMS, and conditional access system, that is CAS applications. DTH क्षेत्र में 100% FDI की भी अनुमति होगी। बता दें, इस बदलाव से DTH क्षेत्र में 100% FDI यानी विदेशी निवेश के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले इस क्षेत्र में FDI की लिमिट सिर्फ 49% ही थी। अगली खबर का रुख करते हैं। अब सड़क निर्माण में नहीं होगा प्रदूषण। 4 राज्यों में बनाया जाएगा ग्रीन हाईवे। सरकार ने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में सेफ और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। The Green and National Highway Corridor projects will support the Ministry of Road Transport and Highways in constructing 783 kilometers of highways by integrating technology designs such as local and marginal materials, industrial byproducts and other bioengineering solutions. सड़क निर्माण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने ग्रीन हाईवे प्लान तैयार किया है। ग्रीन हाईवे प्लान में फिर से इस्तेमाल होने वाली सामग्री से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत सड़कों के आसपास पेड़ पौधे बढ़ाए जाएंगे। परियोजनाएं नई फुटपाथ, जल निकासी सुविधाओं और बाईपास के निर्माण को मजबूत करेगी और जंक्शनों में सुधार करेगी और सड़क सुरक्षा सुविधाओं को पेश करेगी। बयान के अनुसार परियोजना में कुल 7,662.47 यानी 7,662.47 करोड़ रुपीस का निवेश होगा। इसमें विश्व बैंक से 3,500 करोड़ रुपए की कर्ज सहायता भी शामिल है। विश्व बैंक ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट के तहत यह कर्ज सहायता दे रहा है। परियोजना में निर्माण की समाप्ति के बाद इन राष्ट्रीय राजमार्ग का 5 साल से 10 साल तक रखरखाव भी शामिल है।
परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों को सतत विकास और रखरखाव, संस्थागत क्षमता में बढ़ोतरी, सड़क सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास शामिल है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।